हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम स्टोरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डचेस इन रुइंस का 4th चैप्टर। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सर्वेंट जो है एम्पर को बता रहा होता है कि आज शाम सर क्रिसस स्वयं कैदी को लेने आए थे। यह बात सुनकर एम्पर हंसते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि उसने ऐसा किया होगा। वह आपको कैसा लगा? क्या वह ऐसे व्यक्ति जैसा प्रतीत होता था जिसे युद्ध की सबसे बड़ी लूट से सम्मानित किया गया हो? ऐसा एम्पर मुस्कुरा कर कहता है। एम्परर की ऐसी बातें सुनकर सर्वेंट चौंक कर कहता है, क्या? मुझे पता नहीं सर। आगे हमें ड्यूक यानी हमारे लीडर के बारे में एम्परर को सोचते हुए दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है बाकी लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन मुझे पता है। मैं भाड़े के सैनिकों के राजा लास्लो की असली प्रकृति जानता हूँ। उसने आखिरी समय में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और कांक्वेस्ट में शामिल हो गया। उसने केवल इनाम के लिए ही अनुबंध स्वीकार किया था, लेकिन उसने और उसके भाड़े के सैनिकों के दल ने सूरवीरों की कल्पना से कहीं अधिक हासिल किया। तभी एम्परर को कॉन्क्वेस्ट के दिन की याद आती है जब वह लास्लो को कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कुछ भी। तब लास्लो ने कहा, अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुझे कितनी राशि मिलनी चाहिए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इतनी शक्ति होने के बावजूद उसे सामाजिक अधिकार या प्रतिष्ठा में कोई रुचि नहीं है, और हद तो तब हो जाती है जब वे इतने निर्भीक होने का दुस्साहस करते हैं। वह तो बिल्कुल आदर्श कुत्ता बनेगा, लेकिन उसे सिर्फ एक वफादार कुत्ते से कहीं अधिक बनाने के लिए मुझे उसे किसी ऐसी चीज से लुभाना होगा जो उसे मोहित कर दे। उसे काउंट बनाना ही काफी नहीं है। अरे हाँ, वह मुलाकात लगभग 2 साल पहले विजय भोज में हुई थी। क्या वह भाड़े का सैनिक सचमुच काउंट बन गया है? हाँ, यह सच है। यकीनन वह हमारे बराबर माने जाने की इच्छा रखेगा। इसके बारे में सोचते ही मुझे घबराहट होने लगती है। आखिर महाराज क्या सोच रहे हैं? हालांकि वह हमारी जीत के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति थे, लेकिन उनका वहां स्वागत नहीं किया गया। उस क्षण लास्लो की निगाहें निश्चित रूप से नोबेल लैंकेस्टर पर टिकी हुई थी। यह जोखिम उठाने लायक है। पासा फेंका जा चुका है, तो अब देखने का समय है। अपने आप को संभालो। मैंने जुए में कभी कोई शर्त नहीं हारी है। तब लास्लो की तरफ दिखाया जाता है, जो सोच रहे थे, धिक्कार है उस धूर्त सम्राट पर। वह क्या हासिल करना चाहता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि डचेस और मैं इस तरह एक दूसरे के रास्ते में मिलेंगे। इससे मुझे बहुत तेज सिरदर्द होने वाला है। सम्राट के प्रस्ताव को स्वीकार करने और उस बोझिल उपाधि को अपनाने का एकमात्र कारण यही था, ताकि मेरी छोटी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में हो सके। शायद मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैं कुलीन वर्ग का सदस्य बन गया, लेकिन मैं आम परिवार से हूँ और एक भाड़े का सैनिक हूँ, इसीलिए वे वैसे भी मेरा तिरस्कार करेंगे। यह स्पष्ट है कि विवाह संबंधी बातचीत में मेरी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। अब तक मैंने जो देखा है उसके अनुसार कुलीन वर्ग में विवाह करना अशोभनीय है। एक पिता जो 4 सबसे प्रमुख परिवारों में से एक से संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी को एक बूढ़े व्यक्ति को बेच देता है, एक बूढ़ा ड्यूक जिसकी पहले से ही एक प्रेमिका और बड़े बच्चे हैं, फिर भी वह दोबारा शादी कर रहा है, और इन भद्दी सौदेबाजी में उस महिला को सबसे ऊंची कीमत पर बेच दिया गया, जो है नोबेल लैंकेस्टर। हालांकि उसकी शादी उस बूढ़े आदमी से दूसरी पत्नी के रूप में की जा रही थी, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। अगर वह सचमुच शादी के खिलाफ होती तो भाग जाती। क्या उसने अपनी लालच के कारण सत्ता के लिए अपनी जवानी का सौदा कर लिया? बट मैं उससे अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रहा था? ऐसा नहीं है कि मुझे कभी उससे बात करने का मौका मिलेगा। मेरे विपरीत जो रातों रात नोबेल बन गया, वह कुलीन परिवारों में पैदा हुई थी और उसने अपना पूरा जीवन एक नोबेल के रूप में बिताया। मुझे लगा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वही एडल लैंकेस्टर मेरे घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही है। वह कुटिल सम्राट। उन्होंने पूर्व डचेस को मुझे उन लोगों को चेतावनी देने के लिए सौंपा जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची थी, या उनके जैसे कि कुछ और। अगर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया होता तो उसे बेच दिया जाता, या फिर उसने आत्महत्या कर ली हो सकती है। संभवतः उसके पास यही 2 विकल्प थे। जब बाकी सभी लोग भाग गए थे, तब वह ड्यूक के खाली महल में मिली थी। काउंट कैनियन ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी से सारे संबंध तोड़ दिए। काउंट और ड्यूक दोनों ने उसे त्याग दिया। इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। नोबेल्स और उनका अभिमान। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी जान जोखिम में डालकर वह क्या बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर मैं उसे अपने पास रखूं तो शायद मुझे उसका कोई उपयोग मिल जाएगा। अगर वो अपने अतीत से छुटकारा पा सकता है कि उसका जीवन उतना बुरा ना हो जितना हो सकता था। तभी हमें डचेस की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर हेडमेड डचेस को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही होती है, और डचेस को कहती है, इधर देखिए डचेस, यह क्या है? तो मुझे लगता है कि जिस घर से तुम आए हो वहाँ ऐसे ही गंदे पुराने कपड़े इस्तेमाल होते थे। क्या आप इन्हें धोते समय अपने कोमल हाथों को गंदा होने से डर रहे थे? मैं और बेहतर करूंगी, ऐसा डचेस सिर हिलाकर सहमति देती है। जाहिर है तुम होंगी। तभी हेडमेड एक सर्वेंट जिसका नाम सालिया है उसे कहती है, अरे सालिया,
तभी मेड कहती हैं हाँ। फिर हेड मेड कहती हैं क्या आपको यकीन है कि आपने उसे ठीक से प्रशिक्षित किया है? इस पर ढिलाई मत बरतो और उस पर कड़ी नज़र रखो। यह लड़की लैंकास्टर परिवार की गद्दार है जिसे हमारे स्वामी यानी कि हमारे सर ने बंदी बना लिया है। कौन जाने वो आगे क्या क्या साजिश रचने की कोशिश कर सकती है। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगती है। आप विश्वस्त हैं? अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। आप किस बात से भयभीत हैं? क्या आपको लगता है कि ड्यूक अपनी बेचारी पत्नी के लिए कब्र से वापस आ जाएगा? ये सभी बातें सुनकर वह कैसल के फर्स्ट दिन को याद करती हैं जब ड्यूक ने हेडमेड को कहा था चिंता की कोई बात नहीं है, इसलिए आप उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें। मुख्य गृह स्वामी मैडम मार्शा ब्यूहेन तो कल उसका यही मतलब था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे एक डचेस को आदेश देने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि वह सबको दिखाना चाहती है कि वह कितनी महान है। मुझ जैसी पूर्व डचेस को पराजित करके जब से उसने मुझे घर से बाकी कर्मचारियों से मिलवाया है तब से उसका व्यवहार ऐसा ही है। क्या वह चाहती है कि मैं फूट फूट करूं? यह सब बिल्कुल अनावश्यक है। यह सब तो हमारी डचेस जो है सोच रही होती है जो मार्शा ने उनके साथ जो किया होता है, ठीक है, क्योंकि शायद ही कोई और ऐसा व्यक्ति होगा जो लैंकास्टर परिवार के पतन से इतना खुश हो। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार वह चली गई, ऐसा सर्वेंट कहते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसमें मृतकों के बारे में इस तरह बोलने की हिम्मत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ब्यूहेन का इस तरह से असभ्य व्यवहार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम पहले से ही काफ़ी व्यस्त हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वह हमें परेशान करने क्यों आती है। सालिया कपड़े धोने के काम की प्रभारी नौकरानी है। मैडम ब्यूहेन ने विशेष रूप से मुझे एक पूर्व डचेस को प्रशिक्षित करने के लिए उसे चुना, जिससे वह एक असहज स्थिति में आ गई। अगर कपड़े ठीक से न धोने की वजह से हमें फिर से परेशान किया गया तो इससे बाकी सभी लोगों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए अभी मेरे सामने जो काम है उसे ख़त्म करते हैं। मुझे उपहास किए जाने की परवाह नहीं है। समस्या ये है कि मुझे यकीनन नहीं है कि मुझ में इस सारे काम को सहने की क्षमता है। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि मैं जीवित हूँ, इसलिए हमें आभारी होना चाहिए। तभी हमें फिर डचेस के फादर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, एडेले वो निकम्मी लड़की, वह एक निकम्मी किसी काम की नहीं, यहाँ तक कि वह तो बेटी कहलाने लायक भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यही होता है इस स्टोरी का एंड। आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।